वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख ही रहे होंगे, आज हमारा जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका ये लास्ट लेक्चर रहने जा रहा है। इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, और साथ में उसके कुछ एमसीक्यूज भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। और ये जो आपको पिक्चर जो नजर आ रही है, ये वो महान शख्स हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप किया था, जिनका नाम है जी एलेक्स जेफरी। इन्होंने 1985 में ऐसा किया था। इसका मतलब ये हुआ, ये टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस डीएनए फ्रेगमेंट्स में दो इंडिविजुअल, मतलब किसी भी दो इंडिविजुअल्स के हम डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर जो सिमिलरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं, उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। किसकी सहायता से? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से। और ये जो है डेवलप किया था एलेक्स जेफरी ने 1985 के अंदर। तो किस तरीके से होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है? तो आप कहेंगे कि डीएनए के अंदर कुछ नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या हैं, आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम पे यहाँ ऊपर की तरफ क्या होता है, तो हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होते हैं, VNTR होते हैं। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि डीएनए के अंदर क्या होता है, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या हैं, आपको देखने को मिलती है। और ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज ए डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गई कि भाई ये सारे के सारे जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है, रिपीटेटिव डीएनए है, हमें इनको क्या करना है, अलग करना है। और इनको अलग करने के लिए हमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो जो बल्क डीएनए है उसके अंदर आपको मेजर पीक्स देखने को मिलती हैं और कुछ स्मॉल पीक्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम सैटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये आपको मैंने बताया, ये जो ऊपर नजर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट के, और वो भी बेस कंपोजिशंस के आधार पर। अगर मान लीजिए या तो AT रिच होगा या फिर GC रिच होगा, उस हिसाब से हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि भाई माइक्रो सैटेलाइट कहलाएगा या फिर मिनी सैटेलाइट। इसके अलावा लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स भी ये डिसाइड करती हैं कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स में कितने कितने आपको ये यूनिट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ध्यान दें आप, तो जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर आपको टेंडेमली रिपीटेड इन मैनी कॉपी नंबर, जिसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम के बिल्कुल टीलोमेरिक रीजन की पर क्या पाए जाते हैं, सैटेलाइट डीएनए पाए जाते हैं। उसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होते हैं, मिनी सैटेलाइट या फिर माइक्रो सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि रिपीटेड यूनिट्स क्या है आपको वहां पर देखने को मिलती है। इन्हीं को हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम मिनी सैटेलाइट डीएनए के नाम देते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम, याद रखिएगा पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो जो कॉपी नंबर है वो वेरी करता है। हर क्रोमोसोम के अंदर जो कॉपी नंबर आपको देखने को मिलेगा ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। जो दो एलील्स हैं, जैसे कि पेरेंटल है, मैटरनल है, जो क्रोमोसोम्स आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर्स ऑफ द VNTR, तो इनके पास भी आपको डिफरेंट नंबर देखने को मिलते हैं VNTR के। तो VNTR क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, पर्सन टू पर्सन, मतलब सभी पर्सन के अलग अलग आपको क्या है देखने को मिलते हैं। अब जो साइज है ना VNTR का, वो रहता है 0.1 से लेकर 20 KB तक, है ना, किलो बेसिस हम बोल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो डिफरेंस आपको देखने को मिलती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं पॉपुलेशन, और ये कहलाता है यहाँ पर क्या, TNA पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब आपको बहुत सारा वेरिएशंस क्या है जेनेटिक लेवल पर आपको देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, DNA पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई किसी भी दो इंडिविजुअल्स का हम क्या करते हैं, डीएनए लेंगे, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बताते हैं। इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ये डेवलप किया था एलेक्स जेफरी ने 1985 के। तो बेसिस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए के अंदर बहुत मतलब कुछ आपको नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है देखने को मिलते हैं।
जिनको हम सैटेलाइट डीएनए कहा कहते हैं। और सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। वो उनके साइज, रिपीटिंग यूनिट्स और एटी रिच और जीसी रिच के आधार पर क्या है, इनको डिसाइड किया जाता है कि किसको हम मिनी कहेंगे और किसको माइक्रो कहेंगे। वहीं यहाँ डीएनए जो सीक्वेंस है उसके अंदर आपको बहुत सारे क्या है कॉपी नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। वो मिनी सैटेलाइट्स कहलाते हैं डीएनए का। और हर पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो वेरी करता है कि भाई ये टेंडम रिपीट्स कितने होंगे, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो मतलब पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वीएनटीआर वेरी करते हैं। साइज याद रखिएगा 0.1 से लेकर 20 केबी तक। और कोई भी डिफरेंसेस, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर कोई डिफरेंस देखने को मिलता है ना, तो उसी को हम क्या नाम देंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज ए हायर इन ए नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस बिकॉज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंसेस में नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। कहने का मतलब इन नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर अगर कोई भी बदलाव आ जाता है, अगर कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, तो यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल रहेगा इंसान फिर भी। और ये जो म्यूटेशंस है एक्यूमुलेट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन कॉजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी वजह से ये जो टेंडम रिपीट्स है ना, सबके अंदर आपको अलग अलग क्या है देखने को मिलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हैव ए ग्रेट रोल इन द इवोल्यूशन एंड द स्पेसिएशन। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तो याद रखिएगा पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे ज्यादा रोल किसके लिए रहता है, इवोल्यूशन और स्पेसिएशन के लिए। क्योंकि ये क्या है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि रिपीटिंग यूनिट्स क्या है इनके पास आपको देखने को मिलती है। और अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो ध्यान रहे कि पर्सन को कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन सभी के अंदर क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। अब बात आती है स्टेप्स की। अगर मैं बात करूं स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक है। सदरन कौन थे, साइंटिस्ट का नाम था, याद रखिएगा। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, मतलब किसी भी सेल्स के अंदर से निकाल ले, ब्लड स्टेन, सीमन स्टेन, स्लाइवा, हेयर रूट्स या बोन या फिर स्किन, कहीं से भी हम क्या है डीएनए को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। फिर डीएनए को डाइजेस्ट कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उनके छोटे छोटे टुकड़े करवाए जाएंगे। और उसके बाद डीएनए को सेपरेट किया जाए, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट जो हैं वो सेपरेट किए जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला जो स्टेप होगा वो होगा ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग। इसमें जो डीएनए जो फ्रेगमेंट है ना, वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या की जाती है, ट्रांसफर कराई जाती है। अब ये है जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, उसका नाम है नाइट्रोसेलुलोज, या फिर हम उसको नाइलॉन के नाम से जानते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन है, हम यहाँ पर करेंगे रेडियो एक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। और फिर उसके बाद डिटेक्ट किया जाएगा जो हाइब्रिडाइज जो डीएनए है उस किसके द्वारा, ऑटो रेडियो बायोग्राफी के द्वारा। तो ये टेक्निक है कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। मतलब स्टेप्स देखिएगा ध्यान से। डीएनए को आइसोलेट किया, नंबर दूसरा, फिर हमने डीएनए को हमने डाइजेस्ट कराया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। फिर इनको हमने सेपरेट किया बाय द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसके बाद ट्रांसफर किया, मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमने सिंथेटिक मेम्ब्रेन में क्या कराया, ट्रांसफर करवाया नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन की लेयर के ऊपर। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ये करवाई हमने रेडियो एक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब की सहायता से। फिर हमने क्या किया, इसको डिटेक्ट किया ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। अब डिटेक्ट करने के बाद किसके द्वारा किया, तो ऑटो रेडियो बायोग्राफी के द्वारा किया। तो ये जो ऑटो रेडियोग्राम है ये क्या करता है, इमेज देता है इन फॉर्म ऑफ डार्क एंड द लाइट बैंड्स। तो आपको डार्क या फिर लाइट बैंड्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं। जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्लाइड के अंदर देखा था, जब मैंने आपको यहाँ पर इंट्रो दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये आपको याद कर लेना है। ये क्या है भाई, डीएनए फ्रेगमेंट्स है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सेम टू सेम। तो ये मान लीजिए कि दो इंडिविजुअल है, देखिए डीएनए है यहाँ पर, डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल ए और डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। ये वीएनटीआर है भाई, मिनी सैटेलाइट बोलो चाहे माइक्रो सैटेलाइट बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 पे देखें तो इसके पास तो मतलब कम रिपीट्स है, लेकिन पैटर्नल और मैटरनल दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर वाला है पैटर्नल और नीचे वाला क्या है, मैटरनल। तो टेंडम रिपीट्स देखिएगा आपको वेरी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर 2 में अगर देखा जाए तो लगभग आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। और क्रोमोसोम नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको टेंडम रिपीट्स क्या है, अलग अलग क्या है देखने को मिलते हैं। अब ये जो है ना क्राइम सीन से प्राप्त हुआ है, मतलब हो सकता है ब्लड प्राप्त हो गया हो क्राइम सीन से, और उस ब्लड से हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया। जब डीएनए को आइसोलेट किया तो उसके हमने फ्रेगमेंट्स बनाए।
तो फ्रेगमेंट बनाए तो उसके अंदर भी हमें क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स क्या है देखने को मिले। तो ये रेड कलर के दिखा रखे हैं ऊपर, फिर येलो, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ इसको सस्पेक्ट को यहाँ रख दिया। अब इन दोनों के जो दोनों के टेंडम रिपीट्स थे वो यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर शो कर दिए। अब इसमें ये चेक किया जाता है कि ये जो क्राइम सीन में जो हमें प्राप्त हुआ है ना, ये जो हमें क्राइम सीन के अंदर जो बैंड्स ये हमें देखने को मिले हैं, तो ये बैंड किसके साथ मैच करते हैं। तो आप देखोगे ये जो क्राइम सीन पे जो बैंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये बी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सस्पेक्ट हुआ वो कौन हुआ, तो बी हुआ। मतलब क्राइम सीन पे जिसका ब्लड था वो किसका था, वो बी का था। तो ये इस तरीके से क्या है, पता लगाया जाता है। फिर आप यहाँ देखेंगे जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उसकी सहायता से डिफर्स इन एवरीवन एक्सेप्ट इन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। भाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के सभी के अंदर आपको डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या मिलेंगे, अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है। तो यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पीसीआर का बहुत यूज किया जाता है। पीसीआर क्योंकि मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, हो सकता है कोई ना कोई कंटामिनेट हो जाए, हमारा रिजल्ट वहां पर क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज इनफ फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब सिंगल सेल के अंदर जो डीएनए है ना वो काफी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी क्राइम वगैरह होता है तो केवल अगर एक बाल भी मिल जाए ना, मतलब हेयर मिल जाए एक, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि वो शख्स कौन है जिसने वो क्राइम किया है। कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, एप्लीकेशंस क्या क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो देखो फॉरेंसिक टूल है, ये सॉल्व करने के लिए कि भाई पैटर्निटी, रेप और मर्डर का पता लगाने के लिए, है ना। तो फोरेंसिक के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा जेनेटिक डिजीजेस का भी पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। और पॉलीजेनेटिक स्टेटस प्राप्त करने के लिए भी की जाती है। जैसे एनिमल्स हैं उसमें फाइलोजेनेटिक जो स्टेटस है, फाइलोजेनेटिक स्टेटस का मतलब भाई ये ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से बना है ना। तो इवोल्यूशन के बारे में क्या है, हमें इजीली यहाँ पर पता चल जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि बन जाए, ये इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो ये था भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हूबहू। तो अब थोड़ा सा मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग और बता देता हूँ आपको। अगर मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताता हुआ चलूँ तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो मैं मोटा मोटा यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मतलब 3 × 10⁹ बेस पेयर आपको यहाँ पर देखने को मिले। इसका मतलब क्या है, हो सकता है स्पर्म है या फिर एग है ना। तो 99% अगर डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो सेम होता है, केवल 0.1% डीएनए होता है अलग। अब ये जो 0.1% जो डीएनए है ना, तो इसके अंदर बहुत बड़ा डीएनए क्या है आपको देखने को मिलेगा, इट इज वेरी लार्ज डीएनए फॉर द सीक्वेंसिंग। तो और भी बहुत सारे मेथड हैं यहाँ पर डिफरेंसेस प्राप्त करने के लिए। तो प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि कोई भी सेल लीजिए उसका जीनोमिक डीएनए लेंगे, उसमें 2 सीक्वेंस मिलेंगे, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग। तो जो कोडिंग डीएनए है उसको छोड़ दो, लेकिन नॉन कोडिंग जो डीएनए है वो लगभग आपको हेट्रोक्रोमेटिन का क्या है पार्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, जीनोमिक डीएनए को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ क्या किया हमने यहाँ पर वो कराया, सेंट्रीफ्यूज कराया। तो यहाँ पर बल्क जीनोमिक डीएनए तो ऊपर चला गया और सैटेलाइट डीएनए क्या आ गया, नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला डीएनए हमें नहीं लेना है, जो नीचे जो प्राप्त हुआ है ना हमें सैटेलाइट डीएनए, जिसको सेकेंडरी डीएनए कहते हैं, हमें ये प्राप्त करना है। और तो हमने यहाँ से क्या किया, सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट कर लिया यहाँ से। और ये क्या है, कंप्लीटली नॉन कोडिंग होता है। और ये इसकी डेंसिटी क्या होती है, अदर जीनोमिक डीएनए से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये नीचे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और बल्क जीनोमिक डीएनए, प्राइमरी डीएनए क्या मिलेगा आपको, ऊपर देखने को मिलेगा। फिर रिपीटिव डीएनए देखेंगे भाई, उसके अंदर सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स क्या है आपको देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे देखो ATTG, फिर दोबारा से रिपीट हो गया ATTG, फिर दोबारा से रिपीट हो गया ATTG। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि रिपीटिशन आपको देखने को मिल रही है ATTG। इसमें कि ये क्या शो कर रहा है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या कर रहा है यहाँ पर, ये शो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। और ये किसके आधार पे, नंबर ऑफ रिपीट, साइज ऑफ रिपीट, जीसी कंटेंट के आधार पर। अब मैं कहूँ माइक्रो सैटेलाइट, तो माइक्रो सैटेलाइट में क्या मिलेगा, जीसीटी मतलब छोटे छोटे क्या है रिपीट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो साइज ऑफ रिपीट्स बहुत ही छोटे होते हैं, 2 से 6 बेस पेयर के होते हैं। और नंबर ऑफ रिपीट कम होने के कारण जीसी कंटेंट भी क्या होता है यहाँ पर लेस देखने को मिलता है। डेंसिटी क्या होती है डीएनए की, वो डिसाइड करते हैं भाई जीसी। और एसटीआर मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट्स,
वो क्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल छोटे छोटे मिलेंगे। तो इसी को तो बोलते हैं, देखो 1 2 3, इसका मतलब क्या होगा, कम ही बेसिस के क्या है आपको ये रिपीट्स देखने को मिलते हैं। तो इसको हम शॉर्ट रैंडम रिपीट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट जैसे कि देखो ये रिपीट देखो GATT है ना, फिर दोबारा से ये रिपीट हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो साइज है रिपीटिशन का वो क्या है, लार्ज है। नंबर ऑफ रिपीट भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, GC कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगी, तो इसका मतलब डेंसिटी भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। और इनके पास क्या होता है, VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या है आपको यहाँ पर इनके देखने को मिलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे जेनेटिक लेवल पॉलीमॉर्फिज्म बताया गया है कि इज ए रिजल्ट ऑफ ए म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लेवल। देखो अगर मैं ये आपको बता दूं कि ये है जी कोडिंग सीक्वेंस में अगर कहीं पर भी म्यूटेशन अगर हो जाती है तो भैया वहां पर प्रोटीन बदल जाएगा और सर्वाइवल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, और डेथ क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। लेकिन नॉन कोडिंग सीक्वेंस में अगर कहीं अगर मान लीजिए म्यूटेशन हो गई तो फिनोटाइप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई डेथ नहीं होगी। ये क्या है, एक्यूमुलेट हो जाएगा डीएनए के अंदर और इट इज नॉट रिजेक्टेड, मतलब ये रिजेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्लीटली आपको ये समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए नॉन कोडिंग सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन होती है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके फिनोटिपिकली चेंज आपके बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो इंडिविजुअल के अंदर मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी क्या, तो मैं कहूंगा सैटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस मुझे देखने को मिलते हैं और उसमें मिनी सैटेलाइट क्या है मुझे देखने को मिलेंगे। तो इट मींस कि वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वहां पर मुझे देखने को मिल जाएगा। स्टेप्स मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे। फादर कौन है भाई, तो एलेक्स जेफरी। तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कीजिएगा, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करना है ताकि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाए। फिर डीएनए को जो जेल है, डीएनए इज ऑन जेल, अब क्या करना पड़ेगा हमें, उस डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफर कराना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉट कहते हैं। और ये दिया था EM सदर्न ने दिया था, सदर्न ब्लॉटिंग। उसके अलावा आपको यहां ध्यान रखना है, देखिए ये है एग्रोज जेल, ठीक है भाई, डीएनए प्रेजेंट है इसके पास। तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर इसको देखो नीचे जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है वो क्या है, एग्रोज जेल, और इसी के ऊपर क्या है भाई, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स है। फिर जस्ट इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे ये बटर सॉल्यूशन या बटर पेपर आप बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद है फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर ऊपर लगा रखा है और नीचे भी लगा रखा है। फिर बफर क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन हमें यूज करना पड़ेगा। और बफर क्या हेल्प करता है, तो ये मूव करेगा फिल्टर पेपर टू जेल एंड देन अनदर फिल्टर पेपर। तो इसका मतलब जब बफर चलेगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ना ऐसे। तो जब बफर में जब अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो यहाँ पर जो डीएनए आपको देखने को मिलेंगे वो नाइलॉन शीट के ऊपर क्या होंगे, जाके चिपक जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे डीएनए ट्रांसफर करना है तो सदर्न ब्लॉट करना होता है, नदर्न ब्लॉट की बात करें तो आरएनए ट्रांसफर, और वहीं वेस्टर्न ब्लॉट की बात करें तो प्रोटीन ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। तो याद रखिएगा जब सदर्न ब्लॉट हो जाता है तो डीएनए नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर चला जाता है, तो हम उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब्स। तो उसके साथ क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो इजीली हम उसको क्या कर पाएंगे, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सदर्न ब्लॉट, नदर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट, यहाँ से क्वेश्चन क्या है आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो NVS के अंदर भी आया हुआ था ये क्वेश्चन और बहुत इजी था। इसके बाद मैंने कहा कि भाई डीएनए के जो बैंड है ना वो विजुलाइज हो जाएंगे, विजिबल इन द ऑटो रेडियो बायोग्राफी। अगर मान लीजिए अमाउंट डीएनए का क्या है, बहुत ही कम है, तो हम PCR का यूज करेंगे ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएं और फिर उसके बाद उसको रेडियो एक्टिव करके देख सके, मतलब उसको हाइब्रिडाइज करके फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी करके उसके बाद क्या करना है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है। और भाई ये भी आपको बता देता हूँ, दे आर डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल, सबके अंदर अलग अलग होता है, लेकिन छोड़ के किसको, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, और वो भी मैंने आपको बताया था मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर होता है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है आपको बता ही चुका हूं मैं। ये डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, अगर मान लीजिए किसी का बच्चा गुम हो गया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमें स्टडी करनी है जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन की, इवोल्यूशन की, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। और किसी भी सस्पेक्ट का पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
और होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि उससे थोड़ा सा हौसला बनता है, ताकि अगली वीडियो और बेटर तरीके से क्या है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाए और आपका एग्जाम में अच्छे स्कोर आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे कल पूछा था, और जब क्वेश्चन ये पूछा था तो आप इसका जवाब दे ही चुके हैं। बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया वैसे तो, चलो कोई नहीं। तो 68 BAC स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल केस, या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर बोनस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर ब्राइट आर्टिफिशियल केस। तो याद रखिएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये याद रखें कि ये बड़े से बड़े जीन को क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 आपको याद रखना है, हु इज द फॉलोइंग डेवलप द टेक्निक ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग। किसने दी थी भाई? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एलेक्स जेफ्रे ने। एलेक्स जेफ्रे इज द फादर ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 SNPs क्या होते हैं भाई? व्हाट इज SNPs? तो याद रखना है सभी को, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज कम से कम 30 क्वेश्चंस और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं पूरा चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, assuming that 50 heavy that is containing N15 DNA molecules replicated twice in a medium containing N14 we accept। तो याद हो करना है कि भी यहाँ पर क्या होगा। तो आप कहेंगे 50 हैवी रहेंगे और 150 लाइट DNA मॉलिक्यूल्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ पर 100 हाफ हैवी देखने को मिलेंगे और हाफ लाइट, और 100 लाइट DNA मॉलिक्यूल्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप एज्यूम करो कि आपके पास यहाँ पर ऐसे N15 कितने हैं? तो मैंने कहा कि ये 50 है सर हमारे पास, और रेप्लिकेट ट्वाइस इन ए मीडियम, 2 बार रेप्लिकेट हुआ है। तो जब ये 2 बार रेप्लिकेट होगा तो आप देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा ये हाइब्रिड। क्या हो गया? ये हाइब्रिड हो गया, 15 14 15 14। तो ये 50 था, तो यहाँ ये कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 100 हो गए। चलो ठीक है। फिर उसके बाद इनके भी यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बनेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये 4 बन गए इस तरीके से, ठीक है, 4 बन गए। तो आप देखेंगे 15 14 14 14 14 14 15 14, ठीक है जी। तो आप देखें यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 100 तो क्या है, हाफ हैवी। हाफ हैवी का मतलब है हाइब्रिड है। 100 तो हाइब्रिड है, देखो ये हाइब्रिड है और ये हाइब्रिड है, ठीक है। और 2 क्या है, बिल्कुल लाइट DNA क्या है आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया 50 और 50 कितने हो गए? 100, और ये 50 और 50 कितने हो गए? 100। तो दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो 100 हाफ हैवी और हाफ लाइट, और 100 लाइट DNA क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एंजाइम विच शोज पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी इन 5' to 3' डायरेक्शन इज। तो भैया कौन सा यूज होगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। DNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है यहाँ पर? पॉलीमराइजिंग करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, DNA पॉलीमरेज 1 इज इन्वॉल्व्ड इन, किसके लिए यूज होता है? रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर, फिलिंग ऑफ गैप, ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, या फिर दोनों के दोनों सही है भाई? जल्दी बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर मतलब RNA प्राइमर को भी हटाता है, और साथ में जो गैप है उसको फिल करने का भी ये क्या करता है? काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, DNA रेप्लिकेशन इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज। तो भैया लैगिंग स्ट्रैंड बताना, एक तो होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग। लीडिंग को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, तो सिंपल सी बात है लैगिंग स्ट्रैंड को क्या नाम देंगे हम? डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, है ना। तो आपका 4th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय। सिंपल है कि सेंट्रल डोग्मा टर्म किसने दी भाई? ये फ्रांसिस क्रिक ने, या टैमिन ने, या बाल्टीमोर, या फिर टलबैको। तो याद रखिएगा ये दी थी फ्रांसिस क्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट रहेगा। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इन यूकैरियोट्स RNA थर्ड कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ। क्या कैटालाइज करता है भाई RNA थर्ड? क्या सारे RNA tRNA बनाता है? क्या mRNA hRNA और snRNA बनाता है? या फिर 5s rRNA tRNA और snRNA? देखो RNA थर्ड मैंने तो ऐसे याद किया था भाई, थर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि tRNA होगा, और tRNA के आसपास जो भी नजर आ जाए वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो 5s rRNA, tRNA और snRNA क्या करते हैं? RNA थर्ड कैटालाइज करते हैं। तो ये 20s 18s और 5s कौन करता है? तो आप कहेंगे RNA फर्स्ट,
और ये mRNA HNRNA SNRA, तो आप बोलोगे RNA सेकंड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये तो हो जाएगा कौन सा, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, और ये अगर आप कहें तो याद रखिएगा RNA पॉलीमरेज, तो आप कहेंगे सेकंड। ठीक है, और ये किसके द्वारा, तो थर्ड के द्वारा। The core enzyme requires a factor for termination of RNA synthesis at some sites. This is known as, तो भैया टर्मिनेशन कब होती है, किसकी वजह से होती है, तो ये मैंने आपको बताया था, रो फैक्टर जाके जब अटैच हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो आरएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाता है, और जैसे ही हटेगा तो इसका मतलब क्या है, वहां से जो आपका प्रोटीन बनना था वो बन चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द बेस सीक्वेंस ATCC ये दे रखा है आपको सीक्वेंस, एंड द सेकंड स्ट्रैंड अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑन द mRNA, तो आपको बेस सीक्वेंस बताना है भाई कि कौन सा रहेगा। ठीक है भाई, तो बेस सीक्वेंस आपका यहाँ पर रहेगा, तो आपको देखना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर सी रहेगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का पूछा है, और ट्रांसक्रिप्शन का पूछा है तो सिंपल सी बात है, जहां पर टी होगा उसको हटा दो, तो थाइमिन तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, जहां जहां थाइमिन नजर आ रहा है उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अब आप क्या करें, आप देखें कि ये कौन सा सीक्वेंस है, तो आपने कहा कि भाई ये है हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड, और डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल एक आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलेगा, AUCC, मतलब जहां पर टी है वहां पर क्या लगा दिया, यू लगा दिया, तो ये आरएनए आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स गेट अटैच्ड टू द टीआरएनए विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, अमीनो एसिड सिंथेटेज, राइबोसोम, या फिर राइबोसोमल आरएनए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड जैसे ही टीआरएनए के साथ अटैच होता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड टीआरएनए कहलाएगा, या फिर चार्जिंग टीआरएनए के नाम से हम क्या है उसको जानते हैं। तो द फर्स्ट अमीनो एसिड इन एनी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑलवेज, तो जो पहला अमीनो एसिड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोकैरियोट्स में वो कौन सा रहेगा, फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन, फॉर्मुलेटेड आर्जिनिन, लाइसिन, या मिथियोनिन। तो याद रखना है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये आपसे पूछ सकता है भाई, तो फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन। अगर यूकैरियोट का पूछ लिया जाता तो क्या जवाब देते भाई, तो यूकैरियोट के लिए लिखते आप मिथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 11, विच साइट ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद एमआरएनए मॉलिक्यूल, आपको बताना है कि टीआरएनए की कौन सी साइट पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ना भाई, एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं, तो कौन सा, तो आप याद करिए क्वेश्चन नंबर 11 मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया था, और ये होते हैं एंटीकोडोन्स, टीआरएनए के पास क्या होते हैं, एंटीकोडोन्स होते हैं, जो एमआरएनए के साथ क्या करते हैं, जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वहां पे जाके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टू कोड द 50 अमीनो एसिड्स in a polypeptide chain what will be the minimum number of nucleotides in its cystone, तो भैया नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पूछा है, सिस्टोन के अंदर कितना होता है, तो आप जवाब दीजिएगा, तो 50 अमीनो एसिड्स हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 153। कैसे आया ये आंसर, ये आप मुझे बताइएगा भाई, कहां पर, कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर क्या है आपको इसका जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड ए डिजेनरेट कोड बिकॉज, क्यों कहा जाता है भाई डिजेनरेट कोड इसको, तो हम कहेंगे डिजेनरेट कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे कोडोन्स क्या है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, तो मोर देन वन कोडोन हैज द सेम मीनिंग, मोर देन वन कोडोन हैज द सेम मीनिंग, आपको इसलिए याद करना है चीज। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा, इन न्यूक्लियोसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, भैया शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि ये शुगर है, क्या भाई ये शुगर है, और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजनस बेस है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, तो इस बॉन्ड का जो नाम होगा, तो इस बॉन्ड का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड रिमेन्स लिंक्ड विद द 5' कार्बन ऑफ शुगर इन वन न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये मान लीजिए शुगर है और इस डायरेक्शन में CH2 और यहाँ पे जुड़ गया है क्या, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है 5' एंड के ऊपर। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड रिमेन लिंक्ड विद द 5' कार्बन ऑफ शुगर इन अ वन न्यूक्लियोटाइड, तो हम उसको क्या नाम देंगे, क्या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर नन ऑफ द अबव, यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, in RNA every nucleotide residue has an additional OH group at which of the following position,
तो कौन सी पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोज शुगर। वहां पे आपको क्या है? OH ग्रुप देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ये मान लीजिए आपके पास ये शुगर बनाया, मैंने 2 शुगर बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है जी। ये सेकंड कार्बन है, यहाँ पे पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो यहाँ आपको H और OH अगर नजर आया तो ये कौन सा शुगर कहलाएगा? राइबोज शुगर कहलाएगा। और डीऑक्सी राइबोज कहलाएगा कौन सा? जहां पर सेकंड वाले कार्बन पर H ग्रुप क्या है आपको देखने को मिलता है, तो ये कहलाएगा राइबोज। तो आपसे पूछा है कि OH ग्रुप आपको देखने को, एडिशनल OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोज शुगर के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। तो भाई सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? तो ये थे फ्रेडरिच मिशेल। ये आपको याद करना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक वाज बेस्ड ऑन। तो सबको मालूम है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डेटा ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही क्या है बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, रिगार्डिंग द फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग। आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। पहला देखिएगा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो 2 बेसिस होते हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या आपको देखने को मिलता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनके बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो बाकी तो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कन्फर स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो कौन सा यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करेगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो प्लेन है वन बेस पेयर वो स्टैक करता है बेटा ओवर द अदर। तो ये चीजें आपको याद करनी है स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन द डीएनए। एंटी पैरेलल पोलैरिटी ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, बिल्कुल ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी ठीक है। और पेयरिंग होती है प्यूरिन और पाइरिमिडिन, और ये बात भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड बेसिक नेचर ऑफ स्टोन इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। तो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा भाई? लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन याद रखिएगा भाई, ये बेसिक क्या है बेटी? ये बेसिक क्या है? ये अमीनो एसिड्स क्या है आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो नेगेटिव चार्ज है जो डीएनए का है ना, तो उसमें कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिलेंगे? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द शुगर। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का? तो आप कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज जो डीएनए का है वो किसकी वजह से होता है? तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is actual sequence of the packaging of a DNA in eukaryote cells from left to right below? From left to right, तो सबसे पहले देखेंगे डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा भाई? तो डीएनए से बन जाएंगे यहाँ पर, तो आप कहोगे डीएनए से बनेंगे जी न्यूक्लियोसोम। डीएनए से क्या बनेंगे? न्यूक्लियोसोम। फिर उसके बाद क्या बनेंगे? क्रोमैटिन। फिर उसके बाद क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आंसर हो जाएगा 24 का क्या हमारे पास? सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट ए हाई लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट इज नॉन एज। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा है कि क्रोमैटिन को हायर लेवल पे हमें क्या करना है? यहाँ पर पैकिंग करनी है, तो किसकी सहायता से होगी? तो हायर लेवल पैकिंग कराई जाती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की सहायता से। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? NH प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 26, रिगार्डिंग टू द मेसेल्सन एंड स्टाल। मेसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था डीएनए रेप्लिकेशन का, तो इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है कि वो कौन सी है। 15N और 15N अमोनियम क्लोराइड क्या किया था? इनकॉर्पोरेट किया था डीएनए के अंदर अदर कंपाउंड। या 15N और 40N को क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोएक्टिव एक्टिविटी। क्या हैवी और नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल से इन्होंने क्या किया था? डिस्टिंग्विश किए थे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की सहायता से। क्या 15N का यूज किया था? मतलब अमोनियम क्लोराइड 15 वाज नॉट ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा बी। उन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का यूज नहीं किया था। 15N और 14N को डिफरेंशिएट करके यहाँ पर नहीं बताया था।
क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ आ जाएगा इफ ए नॉर्मल ई कोलाई अलाउज टू ग्रो 80 मिनट्स इन अमोनियम क्लोराइड मीडियम हैवी में ध्यान रखिएगा, व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड एंड हैवी डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो क्या प्रोपोर्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो याद रखिएगा 14:2 रहेगा, 14:2। ठीक है, दो तो हाइब्रिड रहेंगे और 14 क्या रहेंगे यहाँ पर नॉर्मल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 828, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। कौन सा क्राइटेरिया नहीं है कि भाई जेनेटिक मटेरियल को किसकी सहायता से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो 28 का आंसर आपको मैं बता देता हूं कि इट शुड बी नॉन म्यूटेबल, ये गलत है। यहाँ से पूछा था कि वो म्यूटेट भी होना चाहिए, तो भैया सिंपल सी बात, आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो सॉरी फॉर। अब आज के लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स डज नॉट अकर। किसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, या ट्रांसपोर्ट ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म लेवल, या ट्रांसलेशन लेवल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो सी क्या रहेगा यहाँ पर, गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, रिगार्डिंग टू रोल ऑफ द आरएनए इन अ प्रोटीन सिंथेसिस फाइंड आउट द ओड वन आउट। आपको बताना है ओड वन आउट कौन सा है यहाँ पर, एमआरएनए। प्रोवाइड द टेम्पलेट, ठीक है। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है, लेकर आते हैं अमीनो एसिड्स ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। और यहाँ आरआरएनए रीड जेनेटिक कोड, ये गलत हो जाता है। एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग के लिए बिल्कुल सही है ना, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए बोला जाता है। एसएन की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड। एम की क्या है, मैसेंजर। टी की मतलब ट्रांसफर, और आर की क्या है, राइबोसोमल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइबोसोमल आरएनए। ये जेनेटिक कोड को रीड नहीं करता। तो जेनेटिक कोड को कौन रीड करेगा भाई, तो आप कहेंगे टीआरएनए रीड करता है। कौन रीड करता है, टीआरएनए क्या करता है बच्चों, रीड करता है। तो ये थे आज के मतलब क्वेश्चन आंसर्स। आपको कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर क्या इंप्रूव करना है वो चीज भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि अगली वीडियो के अंदर क्या है इंप्रूव करके, थोड़ा सा सुधार करके क्या है आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो क्या है प्रोवाइड कराई जा सके। तो मेरी जो ये वीडियो है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही आती रहेंगी, और उसके बाद फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगातार अपने इस चैनल के ऊपर किया करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।